नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज है 4 मार्च 2021। तो सुबह 4 बजे का समय है। तो आज हम सेट नंबर 5 जो है एमसीक्यू सीरीज़ का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, हिमगिरी इज द फर्स्ट ऑफ द 3 स्टेल्थ फ्राइगेट्स बीइंग built by the Garden Reach shipbuilders and engineers कोलकाता अंडर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि हिमगिरी नाम का एक शिप है जिसको हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा जो है बनाया गया है कोलकाता में। तो ये जितने यहाँ पर बनाए जाने थे उसमें से अभी पहला जो है बनकर तैयार हो चुका है, ओके, जिसका नाम है हिमगिरी। तो इसको कौन से प्रोजेक्ट के अंडर जो है बनाया गया है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट 17A, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 35A, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर जो है राइट है? तो बताइए आंसर क्या है, गैस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट 17A। ओके, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है अभी इस हिमगिरी शिप को जो है बनाया गया, तो इसको यहाँ पर समर्पित किया जाएगा भारतीय नेवी को। और इसके अलावा अगर मैं प्रोजेक्ट 75 की बात करूँ ना, तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम सबमरीन्स बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स होती हैं, जो पानी के नीचे तैरती हैं ना, पानी के नीचे जो गिराई होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो है ये चलती हैं और देश की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर ना सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती हैं कि जो आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी सबमरीन या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमारे देश को नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके तहत जो हम जो है सबमरीन्स को यूज़ करते हैं, तो उसको बनाया जाता है प्रोजेक्ट 75 के तहत। अभी शेख जो है ना 6 सबमरीन जो है अभी बनकर तैयार हो चुकी हैं, उनको यहाँ पर कमीशन कर दिया जा चुका है इंडियन नेवी में। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है इसको फ्रांस की मदद से। ओके, भारत जो है फ्रांस की मदद से जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है सबमरीन्स बना रहा है। तो वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पर जो अगर प्रोजेक्ट 35A की बात करूँ तो ऐसा यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फॉग। ओके, मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फॉग, इट इज़ ए रेयर arboreal species endemic to the western Ghats. It has been recorded for the first time north of the Shankota Gap in the Vazachal Reserve Forest. This forest is situated in. तो सिंपल सी बात है, एक नई स्पीसीज जो है ना यहाँ पर, जिसको नाम यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर मेंढक की नई स्पीसीज जो है पाई गई है, जिसका यहाँ पर ट्री फॉग का जिसका नाम है। तो यहाँ पर इसको पाया गया है वेस्टर्न घाट में। ओके, तो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न साइड है, गुजरात का वेस्टर्न साइड है, कर्नाटका, केरला, तो ये वाला सारा रीजन जो है वेस्टर्न घाट का रीजन है। ओके, तो ये वन ऑफ द डाइवर्स रीजन है। अगर हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर हॉटस्पॉट के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर फ्लोरा और फौना जो है ना, अलग अलग तरह के स्पीसीज जो है पाए जाते हैं। ओके, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्पीसीज इनकी रिसर्च चलती रहती है। और यहाँ पर हर महीने बाद जो है ना नई रिसर्च आती रहती है कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई नया स्पीसीज जो है हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अभी यहाँ पर एक ट्री फ्रॉग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसको किया गया है, जिस फॉरेस्ट से यहाँ पर इसको रिकवर किया गया है उसका नाम है वजाचल रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? सो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरला। तो वैसे तो ये चारों के चारों जो यहाँ पर राज्य हैं ये वेस्टर्न घाट में ही पड़ते हैं। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महाशरद, इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल प्रोवाइड फॉर फ्री द टूल्स रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, रिसेंटली इट वॉज लॉन्च्ड बाय। तो महाशरद नाम का एक यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर मदद करेगा, अलग अलग तरीके की जो टूल्स है ना वो प्रोवाइड करेगा जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। ओके, तो यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो नाम से जरा पहचानने की कोशिश कीजिए, नाम है महाशरद, तो कौन सा राज्य हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये कौन से टूल होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कम सुनाई देता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको यहाँ पर कान वाली मशीन मिल जाएगी को अच्छे से सुन पाए। अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो उसको व्हील चेयर मिल जाएगी। और इसी के तरीके से यहाँ पर अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो उसको यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर जैसे गॉगल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो मिल जाएंगे, आई लेंसेज वगैरह मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी सपोर्ट की जाएगी। तो इसके तहत ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो यहाँ पर इस पोर्टल पे ये जा सकते हैं
वहाँ पर जो है ना अपने आप को रजिस्टर करके जो है जिस चीज़ की भी इनको रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द प्री क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट सेट अप इन 2001 इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट access to medicines that meet unified standards of quality, safety and efficiency for। तो कहने का मतलब है एक प्री क्वालिफिकेशन नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था सन 2001 में WHO के द्वारा। तो इसका मकसद ये था कि जो मेडिसिन है ना तो उसकी क्वालिटी खरी होनी चाहिए, सेफ्टी के मायने में वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसकी अच्छी खासी एफिशिएंसी हो। कहने का मतलब अगर उसको कोई मेडिसिन को कोई लेता है ना तो उसको यहाँ पर असर होना शुरू हो जाए, वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये किसके लिए यहाँ पर जो था ये प्री क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट कौन सी मेडिसिन के लिए, कौन सी बीमारी के लिए इसको यहाँ पर जो था चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है HIV एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी सार्स कोविड-1 एंड ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? तो जो बीमारी सबसे खतरनाक होगी ना और जो बीमारी ज़्यादातर मुल्कों में फैल चुकी होगी तो WHO सबसे पहले कंसर्न उसी का करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो राइट आंसर है। HIV एड्स भी है, इसमें मलेरिया भी है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TB बोलते हैं। ओके, TB का जो फुल फॉर्म है ना वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्री क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट था वो इसके रिगार्डिंग जो था यहाँ पर चलाया गया था। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की तो ये जो है लीवर की बीमारी होती है। तो यहाँ पर लीवर जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है इस बीमारी से। तो इसके यहाँ पर जो है ना टोटल 5 टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। और इन सभी में से जो हेपेटाइटिस सी वाला ना इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई इलाज अभी तक नहीं बना है, बाकियों का इलाज है। ओके, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। तो ये लीवर को ख़राब करते हैं, तो उससे यहाँ पर जो है ना काफ़ी नुकसान जो है बॉडी का होता है इंसान का। और ये जो ऑप्शन सी है सार्स कोवी-1, तो ये कोरोना वायरस अभी जो हम यहाँ पर नाम लेते हैं इसको कोविड-2 बोला जाता है। ओके, सार्स कोवी-2 इसको बोला जाता है, लेकिन ये पहले भी आ चुका था चाइना की ओर से ही। तो उस समय WHO के जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, तो वो उस समय जर्मनी के यहाँ पर लीडर थे। ओके, तो उस समय काफ़ी डांट फटकार लगी थी चाइना को कि उनकी वजह से एक सार्स कोवी-1 फैला था। ओके, ये सन 2004-5 की बात है। ओके, तो उस समय बहुत कम लोगों को यहाँ पर ये इन्फेक्शन हुई थी, जिसके तहत ये ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया था। लेकिन ये वाली इन्फेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर फैली है, जिसको हम यहाँ पर कोविड-19 बोलते हैं। और बर्ड फ्लू तो इसको नॉर्मली आपको पता ही है। ओके, तो ये जो है अक्सर ये चीज़ जो है न्यूज़ में रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहे हैं BSNL इन पार्टनरशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। सो नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है जिसके साथ BSNL ने पार्टनरशिप की है, और यहाँ पर जो है ना वो वर्ल्ड का पहला यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा भारत में। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है स्काइलो, ऑप्शन डी है HAL। तो ये जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है स्काइलो, जिसके साथ जो है पार्टनरशिप करके BSNL जो है इस सैटेलाइट के ऊपर जो है काम करेगा आने वाले समय में। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये IoT नेटवर्क जो है ये क्या होता है, तो इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पर बात रखी है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सिंपल इंटरनेट है जिसको आप जो है अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब है थिंग्स हो गई, अलग अलग चीजें हो गई जिसको कि आप इंटरनेट के साथ जो है जोड़कर जो है काम चला सकते हो। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो तब इंटरनेट चाहिए, अगर लैपटॉप या आपका PC चलाना है तब इंटरनेट चलाइए। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी कंटेक्स्ट में भी आपने काम करना है, कहीं पर भी जाना है तब इंटरनेट चाहिए, अगर किसी प्लेस को आपने ढूंढना है तब इंटरनेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किसी नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर्स को तब इंटरनेट चाहिए, तो अगर कोई बिजनेस करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तब इंटरनेट चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी है तो सबको यहाँ पर इंटरनेट चाहिए। तो अलग अलग चीज़ें जिसको भी आप इंटरनेट के साथ जोड़ दोगे उसको हम बोल देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आगे बात करते हैं इस नैरो बैंड की। ये नैरो बैंड क्या चीज़ होती है, अगर दोनों को हम जोड़ दें नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो क्या मतलब निकलता है। अब इस बात को समझते जिसको कि यहाँ पर सैटेलाइट की मदद से जो है चलाया जाएगा, तो आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर समझिए कि इसमें किया क्या जाता है। तो इस चीज़ में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं जिसके बारे में हमने हाल ही अभी में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर इसका एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना वो क्रिएट किया जाता है सैटेलाइट की मदद से। ओके, तो यहाँ पर रेडियो टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाता है
तो इससे क्या होता है कि जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है वो कम रहती है, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैटरी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है, और यहाँ पर सिक्योर है, रिलायबल है। अगर इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड बेस के अगर हिसाब से बात करें तो वहाँ पर भी ये अच्छा खासा जो है काम करता है। देखो, अगर कोई इंडस्ट्री है, अगर कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पर आपको वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए तो वहाँ पर नंबर ऑफ पीसीस पड़े होते हैं, बच्चों की लैब लगती है। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पर जो है अलग से रिसर्च रूम होते हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, तो वहाँ पर भी जो है नेटवर्क होते हैं, जो जो उनके पीसीज होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो अगर इंटरनेट वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर वो रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसकी जो कॉस्ट भी होगी ना वो भी सस्ती पड़ेगी, जो दूसरी तौर से आप जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बीएसएनएल जो है ना अपने अलग तरीके से एक सैटेलाइट के जरिए जो है इसको नैरो बैंड जो टेक्नोलॉजी है ना उसको यहाँ पर अपनाएगा, और इसका यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ना उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी स्कूल में, जिस भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर ये इंस्टॉल करेंगे, ओके, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे फायदे जो है ना वो उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है ना इसके ऊपर फोकस करने की यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि ईजी डिप्लॉयमेंट होती है इसकी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर लॉन्ग रेंज तक भी जो है इसकी कवरेज की जा सकती है, इनडोर्स में भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ओके, डीप पेनिट्रेशन मतलब जितना भी अंडरग्राउंड हो तो वहाँ पर भी ये काम कर सकता है ये टेक्नोलॉजी। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें, कोइलवार ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर सोन रिवर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। बड़ी सिंपल सी बात है कि पुल बना है जिसका नाम है कोइलवार, तो अभी उसको सोन नदी के ऊपर बनाया है, तो अभी हाल ही में उसको इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन हुआ है। तो वो कहाँ पर है, वो पुल कहाँ पर है, तो कौन सा राज्य है वो? तो वो जो राज्य है, तो पहले से थोड़ा दिमाग में सोचिए कि सोन नदी कहाँ से बहती है। ओके, सोन नदी कौन कौन से राज्यों से बहती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बिहार, और इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 किलोमीटर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इशमम जनार्थनामी। ओके, इशमम जनार्थनामी, तो ये एक तरह का यहाँ पर बात करें, इट इज ए नॉवल स्पीसीज ऑफ मुरेन ग्रास। ओके, तो एक तरह की घास है ये, identified by scientists in the plateaus of western Ghats. It grows on low altitude lateritic plateaus in the outskirts of the Bhagwan Mahavir National Park. This park is located in, तो पहली बात तो ये समझिए, ये यहाँ पर एक तरीके का जो घास है ना उसको आइडेंटिफाई किया गया साइंटिस्टों की मदद से। तो यहाँ पर जो नाम भी इसका दिया गया ना, इशमम जो जनार्दनमी, तो ये प्रोफेसर हैं गोवा यूनिवर्सिटी के, तो जिनके नाम पर यहाँ पर, जिनका नाम है प्रोफेसर M.K. जनार्थनमय। ओके, तो उनके नाम पर ये जो है लास्ट वाला नाम दिया गया है इस ग्रास को। तो एक तरीके की ग्रास है, वैरायटी है ग्रास की, घास की। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर भगवान महावीर नेशनल पार्क है इसके आसपास जो है ना ये चीज, ये ग्रास जो है पाया गया है, तो अभी ये वाली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो वैसे मैंने बातों बातों में आंसर बता ही दिया है। इसका जो सही आंसर है, इसकी रिसर्च कहाँ पर हो रही है, वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ पर जिन प्रोफेसर के नाम पर इस ग्रास का नाम रखा गया वो गोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो ये इसको यहाँ पर ये नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, गोवा में है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रास ऐसा दिखता है ये वाला, तो ये सारा ये ग्रास है। ओके, और आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हनुक्का विच इज आल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिलोंग्स टू ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैविश, ऑप्शन डी पारसी। तो कौन सी कम्युनिटी को ये फेस्टिवल बिलोंग करता है जिसका नाम है हनुक्का? तो कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जैविश। और ध्यान रखिएगा, इसको दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है, और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और हनुक्का दोनों एक ही चीज है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएन पॉपुलेशन अवार्ड is being conferred to an Indian institution. So name of this institution is option A Pratham, option B Khalsa Aid, option C Helpage India and option D Smile Foundation. तो क्या लग रहा है आपको आंसर? पहली बार जो है ना यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो है 2020 का, इसकी अवार्ड की पूरी हिस्ट्री में किसी भारतीय इंस्टीट्यूट को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, पहले ये अवार्ड मिला था लेकिन ये किसी इंस्टीट्यूट को नहीं मिला था भारत में, ये एक पर्सनैलिटी को मिला था। किनको मिला था? जिनका नाम था JRD टाटा, वो उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। ओके, तो अभी के लिए ये किसी इंस्टीट्यूट को मिला है पहली बार भारत में ये अवार्ड। तो किस इंस्टीट्यूट को मिला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने है, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हेल्पेज इंडिया। ओके, ध्यान रखिएगा, हेल्पेज इंडिया, इसको यहाँ पर जो है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का मिला है। और यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर सर्विस है ये किस मायने में है?
तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ के मायने में, सेहत के मायने में। तो कहने का मतलब है कि अपनी जो आबादी है उसकी हेल्थ को, उसकी हेल्थ सही करने में, संवारने में हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एनजीओज हैं, लेकिन अवार्ड जो मिला है वो मिला है हेल्पेज इंडिया को। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2019-20 फिजिकल। ओके, तो इसके यहाँ पर जो नंबर दिया गया वो है NFHS 5। ओके, तो पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन असम देयर वर 1012 फीमेल्स बोर्न ड्यूरिंग 2019-20 पर 1000 मेल्स। द सेक्स रेशियो इन 2015-16 वॉज 993 फीमेल्स पर 1000 मेल। और सीधी सी बात है यहाँ पर कि अभी जो नया सर्वे आया उसमें असम में जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है ना, तो फीमेल्स की गिनती बढ़ गई है पर 1000 मेल। तो पहले यहाँ पर 993 थी, कम थी। दूसरी यहाँ पर स्टेटमेंट है, द टोटल फर्टिलिटी रेट however dipped from 2.2 children per woman in NFHS 4 to 1.9 in the latest survey। तो कहने का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक लेडी जो है ना, एक बार में एक लेडी जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार जो है यहाँ पर बच्चों को जन्म दे सकती है। ओके, तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर इसमें भी जो है ना ये गिरावट जो है देखने को मिली है। जो लेटेस्ट सर्वे आया तो अभी 1.9 के आसपास ये पहुंच चुका है। पहले ये 2.2 के आसपास था, जो पिछला सर्वे था NFHS 4 था। ओके, उस समय में। और तीसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर बात करें वो है फीमेल स्टरलाइजेशन, ये भी कम हुई है, ड्रॉप फ्रॉम 9.5 to 9% बिटवीन द टू सर्वेज, वाइल मेल स्टरलाइजेशन रिमेन कांस्टेंट एट 0.1%। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं नसबंदी। ओके, फीमेल की भी नसबंदी होती है, तो यहाँ पर जो मेल होते हैं तो इनकी भी नसबंदी होती है, जिससे जो आबादी है ना वो नहीं बढ़ सकती और बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तो इसकी जो यहाँ पर वैल्यू है वो भी गिरी है 9.5 से 9% तक, अगर फीमेल की बात करें। अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ही चला है, पिछले सर्वे में भी इतना ही था और इस सर्वे में भी यहाँ पर इतना ही है। ओके, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कुछ ट्यूब्स होती हैं बॉडी की, अगर हम फीमेल की बात करें तो इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। तो उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है कि जो एग है ना वो आगे ट्रैवल ही ना करे, और एग जो ट्रैवल ही नहीं करेगा वो मैच्योर ही नहीं होगा, तो फिर जो है चांसेस जो है नहीं होते बच्चा पैदा होने के। तो इसी के चलते यहाँ पर मेल में भी इसी तरीके से यहाँ पर टेस्टिस में एक जो है ना यहाँ पर एक नाड़ी होती है जिसको यहाँ पर जो है बंद कर दिया जाता है कि आगे जो है यहाँ पर और जो है बच्चों की आबादी ना बढ़े। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है केसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। तो कौन सी जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है चारों सही है, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 3 एंड 4। तो कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है? तो यहाँ पर पहली बात तो चौथी स्टेटमेंट है नहीं, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप 1, 2, 3 मान सकते हो। ओके, तो जो इसमें यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो 1, 2, 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो अब ये ठीक हो गया। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, इट इज द नेशनल पार्क इन असम। ऑप्शन 2, फॉर्म्ड इन 1908 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ Mary Curzon. The park is located in the edge of Eastern Himalaya biodiversity hotspots, Golaghat and Nagaon district. Statement 3, it hosts 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros, जिसको हम गैंडे बोलते हैं। Option 4, statement 4, Kaziranga is crisscrossed by 4 main rivers, Brahmaputra, Diplu, Mora, Diplu and Mora Dhanushri. And statement 5, it is World Heritage Site. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? पांचों सही है, या सिर्फ कोई 4 सही है, या पहली 2 सही है, या फिर दूसरी, तीसरी और चौथी सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है और कौन सी गलत लग रही है? आइडेंटिफाई करिए खुद से, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए। तो क्या लग रहा है, क्या ये नेशनल पार्क असम में ही है? बिल्कुल ये असम में ही है। और क्या इसको 1908 में बनाया गया? बिल्कुल इसी को 1908 में ही यहाँ पर शुरू किया गया था इसको बनाना। और यहाँ पर जो है ना, जो एक सिंग वाले गैंडे हैं उनकी आबादी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है, 2/3 है पूरी वर्ल्ड की यहाँ पर जितनी भी गैंडों की पॉपुलेशन है उसके मुकाबले। तो काजीरंगा की यहाँ पर क्रिस क्रॉस करती हैं 4 नदियाँ। ओके, मतलब क्रिस क्रॉस कहने का क्या मतलब होता है? क्रिस क्रॉस का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को बीच में से काटती हैं। ओके, तो 4 नदियां हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो अभी भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग कि ब्रह्मपुत्र के साथ साथ जो नदियां जिसको जो इस काजीरंगा को जो क्रिस क्रॉस करती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो 5वीं स्टेटमेंट है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 4 ये बिल्कुल सही आंसर है।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जगनना जीवा क्रांति स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? ये स्कीम किसने लॉन्च की होगी? तो ये स्कीम जो लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। तो इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? इस स्कीम के तहत 2.5 लाख के आसपास जो भेड़ बकरियां होती ना वो प्रोवाइड की जाएंगी औरतों को, वुमेन्स को, जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाया जा सके, बढ़िया किया जा सके, उनको एक रोजगार का साधन मिले। तो यहाँ पर 1800 करोड़ के आसपास की राशि जो है खर्ची जाएगी इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 13, सबमरीन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए December 6, ऑप्शन बी December 8, ऑप्शन सी December 9, ऑप्शन डी December 5। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी December 8। याद रखिएगा सबमरीन डे हम जो है December 8 को मनाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेटर देन कैश अलायंस। Statement 1, it is a partnership of governments, companies and international organizations that accelerates the transition from cash to digital payments in order to reduce poverty and drive inclusive growth and to advance the sustainable development goals. Option 2, the United Nations Capital Development Fund serves as the secretariat. And statement 3, India became a member of the Better Than Cash Alliance in 2019. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बेटर देन कैश अलायंस। तो ये एक तरीके का अलायंस है जो हाल ही में हुआ है। ओके, तो इसमें यहाँ पर जो है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि कि गरीबी को कम किया जा सके और पैसा सही जगह पर जहाँ पर पहुँचना चाहिए डिजिटली जो है वहाँ पर पहुँचे, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उनको भी अचीव करें। तो टोटल जो है ना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको हमने अचीव करना है 2030 तक। तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको अचीव करना था 2015 तक, वो नहीं अचीव हुई किसी भी कंट्री से। ओके, बहुत कम कंट्रीज उन गोल्स को अचीव कर पाई। तो उसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से गोल थे, जैसे कि आपने एजुकेशन को अच्छा करना है, एयर पोल्यूशन को यहाँ पर ख़त्म करना है, जो यहाँ पर समुद्र की जो यहाँ पर जीवन है उसको यहाँ पर किसी तरीके से प्रभावित नहीं होने देना है। मतलब कहने का कि कोई मछली वगैरह जो है, कोई भी तरीके का जीव जो है वो मरना नहीं चाहिए आपके केमिकल्स के द्वारा। तो इसी तरीके से उस समय काफ़ी गोल्स थे। तो अभी के लिए यहाँ पर 17 गोल हैं, तो इस वही सेम गोल्स हैं। ओके, तो उनको अचीव करना है 2030 तक। तो आगे जो सेकंड स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 और 2। जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। भारत जो है ना इस अलायंस का मेंबर 2019 में नहीं बना है। भारत इस अलायंस का मेंबर बना है 2015 में। याद रखिएगा 2015 में भारत ने इस अलायंस को ज्वाइन किया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15, INS कलवारी द फर्स्ट सबमरीन टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी एट रिगा इन लातविया द अर्सवाइल USSR इन 1967। तो जो INS कलवारी है ना, तो ये पहली सबमरीन थी भारत की जो समुद्र के नीचे यहाँ पर ट्रैवल करती है और यहाँ पर भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। तो इसको पहली बार 1967 में जो था ना, इसको यहाँ पर शामिल किया गया था इंडियन नेवी में। तो कहाँ पर किया गया था? इसको किया गया था रिगा, लातविया। तो ये जो ना लातविया जो है उस समय USSR का पार्ट था। ओके, उस समय सोवियत संघ बना हुआ था, तो बहुत सारी कंट्रीज थे उसके साथ, उनका ग्रुप था ये। तो अभी ये टूट चुका है USSR 1989 से। तो अभी जो है ना वो उसकी जो है जो जितनी भी कंट्रीज पहले USSR का हिस्सा थी, अभी वो कैपिटलिस्टिक वाला मॉडल फॉलो करके चल रही है अपनी इकोनॉमी में। बिल्कुल जैसे USA जो मॉडल फॉलो करके चलता है ना, बिल्कुल वही मॉडल ये सारी कंट्रीज अभी फॉलो करके चल रही है। पहले ये स्टेट इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करती थी, इसलिए इनको जो है ना कम्युनिस्ट राष्ट्र भी कहा जाता था। तो यहाँ पर जो कलवरी है ना, तो ये एक मलयालम नाम है। मलयालम जो है ना हमारे केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मलयालम नाम है एक प्रेडेटर का जो हमारे इंडियन ओशन में पाया जाता है। ओके, तो उस प्रेडेटर का नाम क्या है जिसके नाम के ऊपर हमने यहाँ पर नाम रखा INS कलवारी? तो ऑप्शन ए है टाइगर शार्क, ऑप्शन बी गालापागोस शार्क, ऑप्शन सी सिल्की शार्क, ऑप्शन डी ज़ेब्रा शार्क। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओके, टाइगर शार्क। तो ये जो INS कलवारी है ना, इसको फिर 29 साल बाद डीकमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी में से। तो 1996 को इसको सर्विस से हटा दिया गया था। लेकिन जो मैंने अभी शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट 75, ओके, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो कुछ सबमरीन है ना वो उनको हम बना रहे हैं फ्रांस की मदद से। तो उसमें दोबारा जो है INS कलवारी को बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। तो उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया INS कलवारी को जो दोबारा से बनी है? तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020। तो जो गांव हत्या हो जाती है ना, जैसे गांव को
जो हमारी जो गांव है तो उसको मार दिया जाता है बिल्कुल इसलिए कि हमें चमड़ा चाहिए। ओके, तो चमड़े का जो है उद्योग करना है, तो उसके तहत जिंदा को भी, जिंदी गांव जो है उसको भी मार दो। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है कर्नाटका सरकार ने यहाँ पर बिल लेकर आई है कि ऐसे अगर हत्या करोगे तो सजा पाओगे। तो स्टेटमेंट बनी यहाँ पर इस बिल के तहत कह रही है कि द बिल मेक्स इवन सेलिंग, डिस्पोजिंग द कैटल फॉर स्लॉटरिंग और इंटेंशनली किलिंग द कैटल एंड ऑफेंस। सजा होगी ये, अगर आप इंटेंशनली इसको, किसी भी गाय को आप मार रहे हो, ओके, उसको यहाँ पर उसका चमड़ा उतार रहे हो, ओके, अगर कहीं पर भी डिस्पोज कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर कहीं पर बेच रहे हो तो सजा होगी। ओके, और दूसरी स्टेटमेंट इसमें कह रहे हैं कि द बिल हैज स्ट्रिंगेंट पेनल प्रोविजंस रेंजिंग फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 7 years एंड पेनल्टी ऑफ 50,000 to 7 लाख फॉर वायलेशन। अगर नहीं मानोगे सजा भी होगी, ओके, जेल भी होगी 3 से 7 साल की, और जो है फाइन भी होगा 50,000 से 7 लाख रुपए का। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन ए है सिर्फ पहली सही, ऑप्शन बी सिर्फ दूसरी सही, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो क्या आंसर है आपका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। Statement 2, its secretariat is located in Dhaka, Bangladesh. Statement 3, currently PPD has the membership of 26 developing countries representing more than 59% of the world's population. Statement 4, launched at a 1994 international conference on population and development. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इन चारों में से और कौन सी गलत है? तो जो मैंने अभी चारों की चारों स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग चारों की चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। बेशक वीडियो को रोककर दोबारा से इन सभी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेना। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां पर बात कर रहे हैं, रिसेंटली ए कंट्री नेबरिंग इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट लार्ज स्केल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ओके, ए $300 million टायर फैक्ट्री नियर ए स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट। तो कहने का मतलब है भारत की एक जो है ना पड़ोसी मुल्क है जिसमें पहली बार जो एक बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना की, तो वहां पर $300 million की टायर फैक्ट्री लगेगी। इनका स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट है, एक अच्छी खासी बंदरगाह है इनकी उसके आसपास। तो उस पोर्ट को हम जो है ना, बहुत प्रसिद्ध नाम है उस पोर्ट का, तो यहाँ पर उसको हम जानते हैं हम्बनटोटा पोर्ट के नाम से। तो ये पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? तो कहने का मतलब वो इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री में आई है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो हम्बनटोटा पोर्ट, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो ये चारों की चारों कंट्रीज जो हैं यहाँ पर समुद्र तट के साथ अपना बॉर्डर टच करती हैं, इनके पास सी एरिया है। तो चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका में ये इन्वेस्टमेंट जाएगी और श्रीलंका में ही हम्बनटोटा पोर्ट है। तो एक बात और याद रखिएगा, ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना, ये 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका ने चाइना को ही जो है लोन जो है लीज पे दे दिया है। तो उसको लीज पे देने का कारण ये है कि जो श्रीलंका की सरकार थी ना महिंदा राजपक्षे की, अब तो चलो महिंदा राजपक्षे की दोबारा सरकार बनी, लेकिन ये 4-5 साल पहले जब इनकी सरकार थी तो उस समय इन्होंने चाइना की सरकार से ना बहुत भारी लोन लिया था। जितनी श्रीलंका की कुल जीडीपी थी उससे 3-4 गुना बढ़कर लोन लिया था। किस लिए? कि हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करना है, यहाँ पर अच्छे हाईवेज बनाने हैं, यहाँ पर अच्छा एयरपोर्ट बनाना, अच्छी बंदरगाह बनानी है। बंदरगाह क्यों बनानी है? कि जितने भी यहाँ पर इंडियन ओशन से शिप्स गुजरेंगे ना, तो वो शिप जो है ना यहाँ पर जरूर रुकेंगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो ये इनका ये अंदेशा था, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी ये सोच थी, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लोन उठाया गया चाइना से अपनी जीडीपी के 4 से 5 गुना ज़्यादा। फिर बाद में पे नहीं कर पाए, शिप लगे नहीं पोर्ट पर आके, कोई आवाजाही बनी नहीं, कोई एयरपोर्ट अच्छे से चला नहीं। ओके, तो फिर बाद में किस्तें दे नहीं पाए कर्जे की, और फिर बाद में क्या हुआ, इसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा चाइना को। तो यहाँ पर भारत सरकार ने भी उसी समय ये चीज़ बता दी थी कि आपकी कोई भी नेवी का इक्विपमेंट जो है ना, हमारी जो है समुद्र जो रेखा है उसके आसपास नहीं दिखना चाहिए अगर आप इसको लीज पे ले रहे हो। चाइना को यह बात क्लियर कर दी थी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम इज नॉन एज मिनी काजीरंगा? ऑप्शन ए आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी हुलून गपार गिबॉन सेंचुरी। तो कौन सा आंसर सही है जिसको हम मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं? तो काजीरंगा के बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो उसी के जैसे दिखने वाली यहाँ पर सेंचुरी है, उसका नाम है ऑप्शन बी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके अलावा
ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में, ये सारी की सारी सेंचुरीज भी असम में ही पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, सबका नाम याद रखिएगा। और अभी आ रहा है इस लेक्चर सीरीज का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है एक नए तरीके का क्वेश्चन हो। आप ये पूछेंगे कि यूनाइटेड किंगडम तो पहले से ही कंट्री है, तब उसके अंदर और कंट्रीज कैसे आ गई। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा समझिएगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मैप में आपको बाद में बता दूं, लेकिन पहले आंसर दीजिए। तो कौन सा ये नीचे जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी नॉर्दर्न आयरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन चारों में से आपको कौन सा देश ऐसा लग रहा है जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये अलग से मुल्क है, लेकिन अगर स्कॉटलैंड की बात करें, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ये जो ना इकट्ठे, ये हैं अलग अलग मुल्क ही, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इनका जो संग्रह बनता है इनको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इस मैप पे आप देख सकते हो, ये इंग्लैंड है येलो कलर में, ये वेल्स है, और ये स्कॉटलैंड है, और यहाँ पर जो ना थोड़ा सा ये अलग पड़ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये नीचे है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूके का हिस्सा नहीं है, ये अलग से अपना जो है ना अपनी सरकार खुद से चलाता है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा पहले आयरलैंड था, लेकिन ये यहाँ पर बंटवारा हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, तो बिल्कुल वैसे इनका भी हुआ। यहाँ पर जो नॉर्दर्न आइलैंड है, यहाँ पर दो तरीके के ईसाई लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं कैथोलिक चर्च को मानने वाले, एक होते हैं जिनको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, मतलब कि जो पूरी तरह से कैथोलिक चर्च को नहीं मानते, अपनी जो यहाँ पर तर्कशील है ना, तर्कशील बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ जिनका प्रोफेशन चला है उनको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, उनमें यहाँ पर इनकी गिनती थोड़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, सिर्फ 52-53% है, ओके, जितनी टोटल आबादी है। तो इसके तहत ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। जो बाकी का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, यहाँ पर कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग जो है वो ज़्यादा हैं। ओके, तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर है सेंट जॉर्ज चैनल, ओके, यहाँ पर है आयरिश सी, और इधर है अटलांटिक ओशियन, इधर है नॉर्थ सी, ओके, इधर है सिल्टिक सी, और इधर है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डाइवर भी है। ओके, तो यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चलता है इंग्लिश चैनल, और इधर आ जाता है अटलांटिक ओशियन, उधर आ जाता है नॉर्थ सी। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश चैनल है वो कौन से दो सी के बीच में है। तो इधर एक साइड नॉर्थ सी है, दूसरी साइड जो है वो कौन सा है, सेल्टिक सी, और एक साइड इधर वाली साइड जो अटलांटिक ओशियन है वो भी है। ये था पूरा का पूरा सीरीज। तो कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो अपनी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।